जय हिंद दोस्तों। जासूसी की दुनिया में हम सब कहानियां तो बहुत सुनते हैं। अक्सर हम सब यही सुनते हैं कि एक जासूस था, क्या उसकी जासूसी थी, कितना बड़ा स्पाई था। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो हमारे सामने है, हमारे आसपास है। उन्हीं में से एक है इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल। इन्होंने 37 साल पुलिस की नौकरी की, सिर्फ 7 साल पुलिस की वर्दी पहने और 30 साल तक वो अलग अलग जगहों पर अंडर कवर एजेंट बनकर रहे। अपनी जासूसी की दुनिया में इन्होंने अपना भेष कई बार बदला। कभी मोची बने तो कभी रिक्शे वाला बने, कभी भिखारी बने। 20 जनवरी 1945 के दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मेजर पीएन डोभाल के घर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी आर्मी में मेजर थे। आगे चलकर इनके पिताजी का ट्रांसफर राजस्थान हो गया तो इनके पिताजी इनका एडमिशन वहीं के राजस्थान आर्मी स्कूल में करा देते हैं। इनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी में मास्टर की डिग्री हासिल करते हैं। इसके अगले ही साल यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं और पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। उस समय ये 22 साल के थे। आईपीएस में इनका सिलेक्शन होने के बाद इनकी ट्रेनिंग वगैरह पूरी हुई। इसके बाद अजीत डोभाल की केरला के कोटम डिस्ट्रिक्ट में एएसपी के तौर पर इनकी पहली ज्वाइनिंग होती है। जब ये केरला में एएसपी बने तो इससे कुछ दिन बाद वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से अजीत डोभाल बहुत कम समय में फेमस हो गए। एक्चुअली हुआ ये था, केरल के कुन्नूर जिले में एक जगह है थालासेरी, वहां पर दो समुदाय में दंगा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे की दुकानें लूट लिए, घरों को लूट लिए, लोगों के घरों को आग लगा दिए, दुकानों को आग लगा दिए। कंडीशन इतना ज्यादा खराब हो गई कि इस सिचुएशन को पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन। उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप इन दंगों को किसी तरह रोकिए। अब इनको एक ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो उस एरिया में जाने से ना डरे, निडर हो और कुछ भी करके इस दंगे को रोक दे। उस समय वहां पर जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि एक नया यंग आईपीएस ऑफिसर आया है जो कि दबंग, निडर और बहुत ही शार्प माइंड का है। इसके बाद अजीत डोभाल को बुलाया जाता है और होम मिनिस्टर इनसे कहते हैं आप कुछ भी करके इन दंगों को रोकिए। अजीत डोभाल उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पहले पुलिस ऑफिसर उस एरिया में जाने से डर रहे थे। अब उस एरिया में अजीत डोभाल बेखौफ घूमने लगते हैं और ये घूम घूम कर उस एरिया में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं। जब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो अजीत डोभाल उन दंगाइयों के मेन लीडर को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर देते हैं। जिन लोगों का सामान लूटा गया था उसको लेकर लोग बहुत गुस्से में थे। अजीत डोभाल जिनका सामान लूटा गया था उन सभी सामानों को ढूंढते हैं और ढूंढ कर वो सभी सामान लोगों को वापस देते हैं और सभी लोगों को समझा बुझाकर मना लेते हैं। ये सारी चीजें करने में 2 दिन का समय लगता है और 2 दिन के अंदर वहां पर हालात नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद अजीत डोभाल बहुत कम समय में बहुत फेमस होने लगते हैं। हर जगह इनकी तारीफ होने लगती है, इनकी बात दिल्ली तक होने लगती है। उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी। इंदिरा गांधी इनसे मिलने के लिए अपने पास बुलाती हैं। इनसे कहती आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब आप हमारे आईबी के लिए काम कीजिए। इसके बाद अजीत डोभाल 1972 में आईबी को ज्वाइन कर लेते हैं और यहीं से अजीत डोभाल की जासूसी की दुनिया शुरू होती है। 1972 में इंदिरा गांधी मिजोरम को लेकर बहुत परेशान थी। उस समय मिजोरम में प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था। मिजोरम में ये मांग उठने लगी थी कि मिजोरम को भारत से अलग करके एक देश बनाओ, हमें भारत के साथ नहीं रहना। यहाँ तक कि मिजोरम में इंडिया का फ्लैग उतारकर अपना फ्लैग लगा दिया था। इससे इंदिरा गांधी और परेशान थी। एक्चुअली मिजोरम में हुआ ये था, वहां पर सूखा पड़ गया था तो कुछ लोग 1.5 लाख रुपए कंपोसेशन मांग रहे थे। इसके नाम मिलने पर लाल डेगा नाम का एक आदमी था, उसने सबको भारत सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पूरे मिजोरम को अपने साथ जोड़ता जा रहा था। लाल डेगा वहां पर बहुत शक्तिशाली बन गया था। उसने एक तरह से अपनी आर्मी बना रखी थी। अब सरकार की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। अगर सरकार कोई ऑपरेशन करती तो वहाँ की आम जनता उसके साथ हो लेती। इसी बीच वहाँ पर एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है। इसके बाद मिजोरम की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अब सरकार और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। सरकार सोचने लगी कैसे इस हालात को कंट्रोल किया जाए। इसके बाद आईबी की एक मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग में पूछा जाता है कि कौन जाएगा मिजोरम। मिजोरम की हालत देखकर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। उसी मीटिंग में अजीत डोभाल बोले मैं जाऊंगा मिजोरम, मुझे वहां भेजो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसमें अजीत डोभाल की नई नई शादी हुई थी। इनको लोगों ने कहा तुम मत जाओ वहाँ, वहाँ की हालत बहुत खराब है, तुम्हारी अभी भी शादी हुई है। इन्होंने बोला नहीं, मुझे वहाँ भेजो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद अजीत डोभाल को मिजोरम भेज दिया जाता है। वहां पहुंचने के 1 हफ्ते के अंदर वहां की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इनको पता चला कि लाल डेगा
डेगा के 7 बड़े कमांडर हैं। ये सातों कमांडर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सारा का सारा गेम यही सातों कमांडर चला रहे हैं। लाल डेगा के जो सातों कमांडर थे वो म्यांमार के पहाड़ियों पर अपना बेस बनाकर रहते थे और अपना सारा ऑपरेशन वहीं से चलाते थे। अजीत डोभाल एक स्पाई एजेंट बनकर उन सबके पास जाते हैं और उन सातों कमांडर से एक एक करके धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। अजीत डोभाल दुश्मन के खेमे पहुंच तो गए थे, इनकी जान को भी खतरा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये उन सबका विश्वास जीतने में कामयाब हो जाते हैं। अजीत डोभाल उन सबसे इतनी दोस्ती कर लेते हैं कि कुछ लोगों को अपने घर पर बुलाकर उनके साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। यहाँ तक कि अजीत डोभाल की जो वाइफ थी उनको भी नहीं पता था जिनके लिए वो खाना बना रही है वो मिलिटेंट है और उनके घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। अजीत डोभाल जब पूरी तरह से उन कमांडर का विश्वास जीत लेते हैं तब उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कुछ भी करके इंडिया के साथ आ जाओ। अगर तुम इंडिया के साथ मिल जाओगे तो मिजोरम के एक अलग स्टेट बना दिया जाएगा। आप सबके ऊपर जो क्रिमिनल चार्ज है उसको भी हटा दिया जाएगा और जो मंत्री का पद है वो भी आप सबको दे दिया जाएगा और जो आम जनता की छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप सब ये सारी चीजें नहीं मानोगे इसमें आपका ही नुकसान है। इंडियन आर्मी एक ना एक दिन इसमें घुसेगी और सारी चीजें खत्म कर देगी, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अजीत डोभाल 7 कमांडर में से 6 कमांडर को अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं। 6 कमांडर इनकी बात मान गए। अब लाल डेगा यहाँ पर कमजोर पड़ गया। लाल डेगा की चली नहीं, इसको भारत सरकार से बातचीत करनी पड़ती है। इसके बाद मिजोरम का एक अलग स्टेट बनाया जाता है। लाल डेगा वहाँ का सीएम बनता है। एक बार एक जर्नलिस्ट ने लाल डेगा का इंटरव्यू लिया तो उसने बताया कि ये जो अजीत डोभाल है ये मेरे 6 कमांडर ले गया था, इसीलिए मेरे पास भारत सरकार से बातचीत करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मिजोरम को इंडिया में मिलाया गया तो इसके पीछे अजीत डोभाल का दिमाग था। इधर अजीत डोभाल मिजोरम में थे और सेम टाइम में सिक्किम में भी यही प्रॉब्लम चल रही थी। सिक्किम में हुआ ये था, वहाँ का जो राजा था वो हनी ट्रैप में फंस गया था। सिक्किम के राजा ने अमेरिका की एक लड़की से शादी कर लिया था। वो लड़की अमेरिका की एक CIA एजेंट निकली। अब वो CIA एजेंट सिक्किम की रानी बन गई और अपने हिसाब से जिस तरह से चाहती उस हिसाब से सिक्किम को चलाने लगी। अब भारत सरकार टेंशन में आ गई। CIA एजेंट मतलब अमेरिका, अगर अमेरिका सिक्किम में आ गया तो सिक्किम इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। उस समय सिक्किम पूरी तरह से इंडिया के साथ जुड़ा भी नहीं था। 1947 कुछ अधूरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ सिक्किम इंडिया के साथ जुड़ ही रहा था पर पूरी तरह से इंडिया के साथ मिल नहीं पाया था। इस सिचुएशन से निपटने के लिए इंदिरा गांधी आर्यन काऊ से बात करती हैं। आर्यन काऊ उस समय रॉ के हेड थे। वो एक प्लान बनाते हैं कि अजीत डोभाल को वहां पर भेजा जाएगा और जो वहां की लोकल पार्टियां हैं उनको अपने सपोर्ट में करेंगे, उनको बड़ा बनाएंगे, वहां के लोगों को राजा के खिलाफ कर देंगे। जब राजा कमजोर पड़ जाएगा, जब जनता राजा का सपोर्ट नहीं करेगी तब राजा को गद्दी से हटा देंगे। अगर अभी कुछ करेंगे तो वहां की जनता इंडिया के खिलाफ भड़क जाएगी। अभी कुछ करना ठीक नहीं है। इस प्लान के हिसाब से अजीत डोभाल को सिक्किम भेज दिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद वहां की लोकल पार्टियों के साथ दोस्ती करना शुरू करते हैं। उन सबके लीडर को अपने साथ जोड़ते हैं। वहां की एक लोकल पार्टी होती है सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसके लीडर थे काजी। अजीत डोभाल इसको काफी सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इसको बड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए पैसा देकर, फंड देकर हर तरह से सपोर्ट करते हैं और अजीत डोभाल की मदद से काजी आम जनता को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद राजा के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है और वहाँ की आम जनता राजा के खिलाफ हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर इलेक्शन कराया जाता है। 97% जनता भारत के सपोर्ट में वोट डालती है। इलेक्शन के बाद काजी वहाँ का PM बन जाता है। काजी को वहाँ का PM इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सिक्किम पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना नहीं था। इसके PM बनने के कुछ दिन बाद अजीत डोभाल PM और राजा के बीच में झगड़ा करा देते हैं। अजीत डोभाल PM और राजा के बीच झगड़ा इसलिए कराते हैं क्योंकि सिक्किम को इंडिया के साथ मिलाना था। इसके बाद सिक्किम का जो नया PM बनाया गया था उसके ऊपर राजा अटैक करना चाहा तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को फोन किया, आप सेना भेजिए, हमारी मदद कीजिए। इंदिरा गांधी ने अजीत डोभाल के कहने पर सिक्किम में सेना भेज दी। सेना ने राजा के महल को चारों तरफ से घेर लिया। इसके साथ ही सिक्किम को पूरी तरह से भारत में मिला लिया जाता है। इसके बाद 1974 में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से अजीत डोभाल को पाकिस्तान जाना पड़ता है। एक्चुअली हुआ ये था, 1974 में इंदिरा गांधी भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट करती हैं। इससे पाकिस्तान को मिर्ची तो लगनी ही थी। पाकिस्तान ने कहा भारत न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, हम भी बनाएंगे। इसके लिए पाकिस्तान के जो येकूब खान साइंटिस्ट थे, इन्होंने चाइना और फ्रांस की मदद ली और न्यूक्लियर वेपन बनाने लग गए। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम करने लगा तो कुछ समय बाद फ्रांस को समझ आ गया कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिए काम नहीं कर रहा है, ये तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए काम कर रहा है। इसके बाद फ्रांस इससे बाहर हो गया, लेकिन चाइना इसकी मदद कर रहा था। पाकिस्तान की तैयारियां पूरी हुई नहीं थी तो इसके लिए पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया पहुंच गया मदद लेने के लिए। इसके बाद जब इंदिरा गांधी को पता चला कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की प्लानिंग कर रहा है तो इंदिरा गांधी ने रॉ और IB को बुलाया, कहा ये जो पाकिस्तान कर रहा है कैसे भी करके इसे रोको, नहीं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा।
अब इस काम के लिए अजीत डोभाल को बुलाया जाता है। उनसे कहा जाता है आप पाकिस्तान जाइए और पता लगाए कि पाकिस्तान ये सब कुछ कैसे कर रहा है। पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास कहोटा नाम की एक जगह थी, वहाँ पर खान रिसर्च सेंटर में इसकी तैयारी चल रही थी। अजीत डोभाल अंडर कवर एजेंट बनकर ये तो पता लगा लिए कि इसके अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि प्लानिंग इसके अंदर ही चल रही है। तो अजीत डोभाल क्या करते हैं, अपना भेष बदले, फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारी बन जाते हैं और खान रिसर्च सेंटर के आसपास घूमने लगते हैं और ये साइंटिस्ट को ट्रैक करने लगते हैं कि कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है। पर बात नहीं बन पा रही थी, किसी से मिल नहीं पा रहे थे। इन्होंने दिमाग लगाया, सोचा अगर कोई न्यूक्लियर पर काम कर रहा है तो उसका जो रेडिएशन है उसके शरीर पर आ सकता है। अगर वहाँ पर काम करने वाले किसी साइंटिस्ट का बाल का टुकड़ा मिल जाए तो उससे भी पता लगाया जा सकता है। अजीत डोभाल एक ऐसी सैलून की शॉप तलाश करते हैं जहाँ पर ये साइंटिस्ट अपना बाल कटवाते थे। ये भिखारी बनकर उस सैलून के शॉप के पास बैठ गए और धीरे धीरे उन साइंटिस्ट के बाल के सैंपल कलेक्ट करना शुरू कर दिए और अपने नेटवर्क के जरिए उस बाल के सैंपल को इंडिया में भेजे। जब इंडिया में बाल को चेक किया गया तो उसे भारी मात्रा में रेडिएशन पाया गया। इससे अजीत डोभाल को समझ आ गया कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम यहीं पर चला रहा है। इधर इंडिया में उथल पुथल हो गई, सरकार बदल गई। इंडिया में सरकार मोरारजी देसाई की बन गई। अजीत डोभाल ने सोचा अगर मैं प्रधानमंत्री को समझाऊं, इस पर अटैक करे तो हमारे प्रधानमंत्री मानेंगे नहीं। इन्होंने एक तरीका निकाला, बोला मैं इजराइल के मोसाद को अपने साथ लेता हूँ। अजीत डोभाल मोसाद के एजेंट से मिले, बोले देखो जैसे आप ईरान को तबाह किया उसी तरह पाकिस्तान को करो। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बना लिया इससे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दो। इजराइल इनकी बात मान गया। इजराइल बोला इराक और मिडिल ईस्ट के ऊपर से हम अपना हवाई जहाज उड़ा के आ नहीं सकते, दूसरी तरफ से पूरा घूम कर आना पड़ेगा। रिफ्यूलिंग के लिए हमारी मदद करो। गुजरात में हम रिफ्यूलिंग कर लेंगे और वहीं से पाकिस्तान के अंदर एंट्री करेंगे और उसके न्यूक्लियर टेस्ट को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। इधर सारा मामला सेट हो गया था। इसके बाद अजीत डोभाल फोन किए इंडिया के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास। इन्होंने बोला मैंने सारा जुगाड़ कर लिया है, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं इजराइल से काम करवा दूंगा। पीएम थे गांधी विचारधारा के, यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गया। मोरारजी देसाई ने सोचा ये तो इंदिरा गांधी का प्लान था, अगर मैं कुछ करूं तो ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी की वाह वाह हो जाए। मोरारजी देसाई ने बोला वो टेस्ट कर रहे हैं, उनको करने दो, हम गांधी विचारधारा के हैं, हमें तो किसी से लड़ना नहीं है, ये उनका आंतरिक मामला है, हम बीच में क्यों पड़े, इजराइल को यहाँ क्यों बुलाया जाए, हमें खून खराबा नहीं करना। मोरारजी देसाई ने साफ मना कर दिया। अजीत डोभाल परेशान, सोचने लगे बहुत मुश्किल से तो प्लान बनाया था, क्या करे कैसे करे। लेकिन अजीत डोभाल कहाँ हार मानने वाले थे, ये दूसरा प्लान बनाने की तैयारी में लग गए। उधर पाकिस्तान में क्या हुआ, वहाँ की जो आर्मी थी वो पीएम को हटाकर जियाउल हक खुद ही पीएम बन गए। पाकिस्तान को खुद ही कंट्रोल करने लगे। इन्होंने सोचा पीएम तो मैं बन ही गया हूँ, आसपास के पड़ोसी देशों के पास फोन करता हूँ, उन सबका हाल पता लेता हूँ। इन्होंने इंडिया में मोरारजी देसाई का हाल चाल पूछने के लिए फोन लगाया। इधर मोरारजी देसाई शाम को अपना पैक वोग लगा रहे थे, पूरा मस्त तरीके से फोन पर बात कर रहे थे। फोन पर बात करते वक्त इन्होंने बोला तुम क्या समझ रहे हो जियाउल हक, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हमें सब पता तुम क्या कर रहे हो कहोटा में। इतना सुनने के बाद उसका दिमाग चकरा गया, उसके होश उड़ गए, अपना सिर पकड़ लिया। बोला इसको कैसे पता हम पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती थी, ऐसी गलती किसी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। इसके बाद पाकिस्तान इंडिया के एक जासूस को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया, पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर दिया और किसी तरह अजीत डोभाल छुपते छुपाते इंडिया भाग कर आए। लेकिन अजीत डोभाल पाकिस्तान में ऐसा काम करके आए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लान 15 साल पीछे चला गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।